नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों हम लोग टीजीटी 2003 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 27 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज 28वां प्रश्न देखते हैं। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है किसमें निहित हैं? कह रहा है कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका की जो शक्ति जो है निहित होती है वो होती है मंत्रिपरिषद में, है ना। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था कैसी है? तो क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर आप? विधायिका है, ठीक है ना, फिर कार्यपालिका है और फिर आपकी न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका है। ये चीज़ें हैं आपके यहाँ। तो जो है आपकी ये पूछ रहा है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है, कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पर निहित होगी? तो कार्यपालिका की शक्ति आपकी मंत्रिपरिषद में निहित होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। अगर पूछेगा संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है तो वो राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है ना। कभी कभी कथन और कारण विधि देता है, ऐसे लिख देगा कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये सही हो जाएगा। फिर लिख देगा कि इस शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारी का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, परंतु अनुच्छेद 74 व अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इस प्रकार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक है। अगर वास्तविक शक्ति बोले तो मंत्रिपरिषद में, ठीक है, मंत्रिपरिषद में निहित होती है, क्या, ठीक है ना। देखेंगे अगला प्रश्न। 29वां प्रश्न है, भारत में राज्यों की भाषा के आधार पर, राज्यों में भाषा के आधार पर कह रहा है पुनर्गठन कब किया गया है, ठीक है ना। राज्यों में भाषा के आधार पर कह रहा है पुनर्गठन कब किया गया है। तो ऑप्शन दिया है 1954, 1967, 1955 या 1976। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था राज्य का 1953 में हुआ था वो, और पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा इसको, ठीक है। आंध्र प्रदेश था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1953 में। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? कह रहा है संसद सदस्यों के अतिरिक्त, है ना, किसे जो है संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना, महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो महान्यायवादी होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, उनको जो है संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होता है वो, ठीक है ना। वो किसी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। देखेंगे जो है संसद सदस्यों के अतिरिक्त उक्त विकल्पों में केवल महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना, फिर भी उसे किसी भी सदन या उसकी समिति में बैठक में बोलने का अधिकार है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ये देखिएगा ध्यान से कि किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग लेगा, बोल सकता है, बोल सकेगा, ठीक है ना, बोल सकेगा, है ना। लेकिन जब मत देने की बात आएगी, वोटिंग की बात आएगी, तो वो वोट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। होता है ना, जैसे किसी कोई प्रस्ताव पारित करना है तो वहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है, तो जो है उस समय ये अपना मत जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक। कौन? महान्यायवादी की बात हो रही है। महान्यायवादी संसद की किसी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग मत देने का अधिकार नहीं है उनको, ठीक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे अगला प्रश्न। संसद की कार्यवाही में शून्य का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ पूछ रहा है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या होगा? समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, या प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा का समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है, ठीक है। किसी दिवस के निश्चित कार्य सूची की समाप्ति के बाद का घंटे का समय या भोजन अवकाश का समय, ठीक है। क्या कह रहा है? शून्यकाल। तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद जो है, जो प्रश्नकाल होता है
प्रश्नकाल का आवर के बाद का जो है 1 घंटे का वक्त होता है, ये याद रखेंगे, 1 घंटे का समय होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी जो है सूची शामिल नहीं होती, कोई कार्य निश्चित नहीं होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा कि प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती, ठीक है ना, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। उसमें जो है जो भी जेन्युइन जो है क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, ठीक है, किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण से शासन जो है संघात्मक है? न्यायपालिका स्वतंत्र है यहाँ पर, या संविधान लिखित है, या संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो कह रहा है शासन संघात्मक कैसे हुआ? जब शासन केंद्र व राज्य के बीच यानी संघ और राज्य के बीच जब शक्तियों का बंटवारा होता है तभी तो वो संघात्मक होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए जो है ये संघात्मक शैली यहाँ पर है भारत में, है ना। देखेंगे अगला प्रश्न, 33वां क्वेश्चन है कि राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? कह रहा है राज्य की सूची का कोई विषय है उसे राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, या लोकसभा को, या राष्ट्रपति को? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा, राज्यसभा को अधिकार है। याद रखिएगा कि अगर कोई विषय है, जैसे राज्य सूची का कोई विषय है, ठीक, राज्य विषय कोई सूची है, तब उसको जो है इसको राष्ट्रीय हित के लिए अगर विषय घोषित करना है तो ये कौन घोषित कर सकता है? तो वो है आपके राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। तो ये याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में किसमें निहित है? कार्यपालिका की शक्ति निम्न में से किसमें निहित होती है? तो मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, ठीक है। कह रहा है कार्यपालिका की शक्ति, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति, तो राज्य कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। अच्छा, पूछेगा कि केंद्र की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में है, या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? तो वहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। अब वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का किस में निहित होगी अगर पूछेगा तो विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका में, तो वहाँ पर हो जाएगी वो कार्यपालिका। भी एक प्रश्न ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है, इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ठीक है ना, ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास किस नेता को था? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, या सुभाष चंद्र बोस, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो उदारवाद में जो है विश्वास रखते थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास रखते थे वो जो है गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, अपने राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी थे, ठीक है ना, एक उदारवादी विचारक थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। गोखले ने एंग्लो इंडियन नौकरशाही की भूमिका को ठीक ठाक समझा, उनका ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था, ठीक है ना। देखेंगे अगला प्रश्न, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? कि साध्य साधन की पवित्रता, या पंचशील, लोकतंत्री समाजवाद, या मजदूर आंदोलन? तो जो साध्य और साधन की पवित्रता थी ये गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी जो है देन थी, ठीक है ना। वो जो है वो अहिंसा और सत्य का मार्ग जो है वो लेकर के चलते थे। किसी भी चीज़ के लिए जो है ना आंदोलन किया करते थे वो बहुत ही सादगी के साथ, जैसे ठीक, हिंसा पर बल नहीं देते थे वो हमेशा, ठीक है ना, वो हमेशा अहिंसा पर बल देते थे। और अब देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रवाद का उदय का प्रमुख कारण है? भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो पृथकवाद हो गया, अल्पसंख्यकों की स्थिति हो गई, या पृथक राज्यों की मांग हो गई, या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण हो गया। तो क्षेत्रवाद का उदय माना जाएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। तो उत्तर 4 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 38वां क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की? ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना पूछ रहा है। तो 1958 दिया है, 1960, 1965 या 1969? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 1969 में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे कि सर्वप्रथम 1968 में जो है
शांति भूषण ने लोकपाल बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे चौथी लोकसभा थी के द्वारा 1969 में पारित कर दिया गया, मगर संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में बिल नहीं पास हो सका। लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। प्रथम राज्य जो है लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र है, जो 1972 में लोकायुक्त को नियुक्त किया गया है वहाँ पर, है ना। अगला देखेंगे, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त करके इस प्रचलन को किसी रूप में निषेध कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 13 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, 20 दिया है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करती है, ठीक है ना, अस्पृश्यता को समाप्त करती है, याद रखेंगे इसको। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नागरिक अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो 1954, 53, 55 या 1952। तो सही उत्तर हो जाएगा 1955 में, ठीक है ना। 1955 जो है भारतीय नागरिक अधिनियम जो है संसद द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे। होम रूल लीग के सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में बने थे, तो 1918, 1916, 1912 या 1921। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 1916 में जो है वो होम रूल लीग के सचिव बने। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तथा इसमें तमाम कांग्रेसी नेता सम्मिलित हुए। जून 1917 में एनी बेसेंट को मद्रास सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि प्रमुख नेता भी होम रूल लीग के सदस्यता स्वीकार कर ली, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था, तो 1996, 1997 या 1998 या 1999। तो ये 1998 का वर्ष था जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था, याद रखिएगा, फैक्ट है। अगला और आखिरी प्रश्न देखेंगे आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंश पूछ रहा है, तो 7, 5, 6 या 8। तो इसके कुल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कौन कौन से, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो ये थे 2003 टीजीटी का पेपर जो है, जिसमें कुल 43 प्रश्न था। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।